सो हम क्यों 3 घटाते हैं वो हम देखेंगे। ओके, अमन इज ऑल्सो, यस अमन। सर क्या पढ़ा रहे हैं सर, कौन सा चैप्टर है ये? लास्ट क्लास में नहीं आए थे तुम? नहीं सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग जो है कर्टेसिस देख रहे थे। कर्टेसिस में हम बोल रहे थे कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ग्राफ हमें दिया हुआ है, अलग अलग क्लास में जो है फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। जैसे कि हमने आपके बैच की बात कही थी कि आपके बैच में जो है अगर बच्चे, ज्यादातर बच्चे जो है वो मॉड क्लास है ना, यानी कि 5.5 फुट से 5.9, हम मान लेते हैं कि 5.5 फुट से 5.25 फुट के बीच में ज्यादातर यस बच्चे हैं सर। ना। हमने आपका एनालिसिस किया 5 फुट से 5.25 फुट, 5.25 से 5.5, 5.5 से 5.25 और 5.25 से 6 फुट। हम मानते हैं कि 5 फुट से कम किसी की हाइट नहीं है, 6 फुट से ज्यादा किसी की हाइट नहीं है। और हमें ऑब्जर्वेशन में ये एनालाइज हुआ कि 4 क्लास में जो कि हमने डिवाइड किया, क्या डिवाइड किया, 5 से 5.25 फुट, 5.25 फुट से 5.5 फुट, 5.5 फुट से 6.25 फुट और 6.25 फुट से 6 फुट है ना। हमने हमने ये देखा कि आपके बैच में जो है 50 बच्चे इसी क्लास में आते हैं। अब 70 में से 50 बच्चे इसी में आ गए, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि यही मॉड क्लास है, क्योंकि यही सबसे पॉपुलर क्लास होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। बाकी बाकी की फ्रीक्वेंसी आप जोड़ दोगे, दिस प्लस दिस आप कर दोगे, तब कितना आएगा, 70 माइनस 50 यानी कि 20 है ना। तो ये 20 सर। बाकी बाकी क्लास में 20 बच्चे हैं और एक्टिव फेस में, तो हम कह सकते हैं मोड क्लास है। तो मैंने बोला कि अगर मैं इन चारों का ऐसे ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये जो बीच वाला ग्राफ है ना, ये बीच वाला ग्राफ। लेकिन मैंने फिर बोला कि अगर आपका जो सीनियर बैच है ना, सीनियर बैच में अगर ऐसा होता है कि ये जो उसमें भी 70 बच्चे हैं और उसमें ऐसा होता है कि 60 बच्चे जो है वो इसी क्लास में, उसमें भी ऐसा ही है, 5 फुट से कम किसी की हाइट नहीं है, 6 फुट से ज्यादा किसी की हाइट नहीं है ना। उसमें लेकिन ऐसा हो रहा है कि 66 बच्चे जो है वो 5.5 से 6.25 फुट के हाइट में। तो वो ग्राफ अब आप समझ रहे हो ना, इस यहाँ पे सिर्फ 50 बच्चे हैं लेकिन आपके सीनियर बैच में 66 बच्चे, तो ये ऑब्वियसली वाला ग्राफ ज्यादा पीक होगा, पहाड़ जैसा, इसमें ज्यादा चोटी आएगा है ना। और अगर आपके जूनियर बैच की बात करूं, और ये सारी चीजें असम्पशन है, केस वैल्यू पे नहीं लेना है, तो जूनियर बैच में अगर मैं बोलूं तो वहां पे क्या हो रहा है कि सिर्फ 35 बच्चे ऐसे हैं जो इस क्लास में आ रहे हैं है ना। अभी भी 35 बच्चे अगर इस क्लास में आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि बाकी बाकी तीनों क्लास है ना, यानी कि 5 फुट से 5.25 फुट, 5.5 फुट से 5.5 फुट और 5.25 से 6 फुट, ये तीनों मिला के 35 हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉड अगेन यही क्लास में आएगा, 5.5 से 6.25 फुट के बीच में आएगा। लेकिन इस बार जो है डेटा काफी फ्लैट होगा। फ्लैट होने का रीजन ये है कि सिर्फ 35 बच्चे जो मॉड क्लास में, वहां पे 35 बच्चे हैं, बाकी के 35 बच्चे भी है इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कर्टेसिस हमें बताता है कि डेटा जो है मॉड के पास कितना ज्यादा एक्यूमुलेटेड है ना, मॉड वाला जो क्लास में है उसमें क्या कितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको जो है प्रैक्टिकल वो बताया था, इसका एक तरह एप्लीकेशन या फिर कह सकते हैं कि जस्ट टू गेट अ फील ऑफ दिस टॉपिक मैंने बताया था। लेकिन मेजरमेंट क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, मैथमेटिकल मेजरमेंट नहीं आता है, तो हम वापस जो है उसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो मैंने आपको 2 कांस्टेंट बताए थे है ना, एक बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2 एंड ये मोमेंट है, चौथा मोमेंट है, और ये दूसरा मोमेंट है अबाउट मी। एंड मैंने आपको बोला गामा 2 जो है वो क्या है, गामा 2 इज जस्ट बीटा 2 माइनस 3। और मैं बोल रहा था कि हम 3 ही क्यों घटाते हैं, 10, 5, 15 क्यों नहीं घटाते हैं है ना, और 3 घटाने से क्या मिला है वो हम देखेंगे। तो इसका रीजन ये है, सो आई विल राइट दिस। सो फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द वैल्यू ऑफ बीटा 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, कहने का मतलब है कि नॉर्मल मतलब ये वाला, ठीक है, ये जो मेसोकॉर्टिक है यहाँ पे बीटा 2 कितना आएगा, 3 आएगा है ना। तो अगर बीटा 2 अगर 3 आएगा तो आप समझ रहे हो उस केस में गामा 2 कितना आ जाएगा,
है ना। इस केस में गामा टू कितना आएगा जी, गामा टू आ जाएगा 0, है ना। तो यानी कि परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मेसोकॉर्टिक वाले केस में जो कि ना तो पीकिंग है ना तो फ्लैट है ना, जो कि ना तो पीकिंग है ना तो फ्लैट है, उस केस में जो है क्या होगा कि बीटा टू 3 होगा और गामा टू होगा 0। अब आप समझ रहे होगे कि अगर जो ये वैल्यू बीटा टू 3 से कम होगी तो गामा टू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और अगर बीटा टू 3 से ज्यादा होगा तो गामा टू पॉजिटिव होगा, है ना। और ये कम ज्यादा ही आपको बताएगा कि लेप्टोकॉर्टिक कौन सा है और मेसोकॉर्टिक कौन सा है ना। सो वो हम चीज नोट कर लेंगे, किस केस में लेप्टोकॉर्टिक है, किस केस में मेसोकॉर्टिक। If the value of beta 2 is greater than 3, if the value of beta 2 is greater than 3, the curve is more peaked than normal curve, है ना। यानी कि अगर बीटा जो है, बीटा 2 अगर 3 से ज्यादा हुआ तो ज्यादा पीकिंग हुआ, यानी कि आपके सीनियर बैच वाली कहानी, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा डेटा मॉड वाले क्लास में ही आ जा रहा है ना। 70 में से 66 बच्चे जो है वो मॉड क्लास में ही आ जा रहे हैं, शायद 5 फुट से पौने 6 फुट के बीच में ही आ जा रहे हैं। तो ये लेप्टोकॉर्टिक है। तो इस केस में क्या होगा, बीटा टू जो होगा वो 3 से ज्यादा आएगा, और क्योंकि ये 3 से ज्यादा आ रहा है इसीलिए गामा टू भी जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, 0 से ज्यादा होगा, है ना। सो दैट इज, क्या मैंने बोला, लेप्टोकॉर्टिक। लेप्टो दैट इज लेप्टोकॉर्टिक। ठीक है, और उसी तरीके से, है ना, इफ द वैल्यू ऑफ बीटा टू is less than 3, the curve is flatty समझ रहे हो। तो ये फ्लैट वाला केस है। तो फ्लैट वाले केस में जो है बीटा टू 3 से क्या आएगा, कम आएगा। तो इस केस में आप समझ रहे हो कि गामा निगेटिव हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल यानी कि मेसोकॉर्टिक से ज्यादा फ्लैट है डाटा तो गामा निगेटिव, मेसोकॉर्टिक से ज्यादा पीकिंग है डाटा, है ना, तो गामा पॉजिटिव, है ना। और गामा आप कैसे निकलता है, सिंपली आपको बीटा, तो इसीलिए कहा गया है कि गामा टू जो है वो बेसिकली एक डेरिवेटिव है बीटा टू का। बीटा टू में से सिंपली 3 हटा देने पे आपको गामा टू निकल जाता है। और इसका जो नेचर है पॉजिटिव या निगेटिव हमको बता देता है कि जो ग्राफ है, ग्राफ बनेगा वो ज्यादा पीकिंग बनेगा या ग्राफ ज्यादा फ्लैट बनेगा, है ना। और अगर गामा जो एग्जैक्टली 0 है यानी कि बीटा टू एग्जैक्टली 3 है
तो ग्राफ ना तो पीकिंग होगा ना तो फ्लैट होगा। ठीक है, तो जो है अब एक इलिस्ट्रेशन देखेंगे, काफी सिंपल इलिस्ट्रेशन है एंड उससे जो है थिंग्स विल बी क्लियर। क्वेश्चन ऐसा है ना, तो इट इज द फर्स्ट 4 central moments, central moment मतलब moment about mean of a distribution are 0, 16, -36 and 120। ठीक है, हमें पहला जो है म्यू1 समझ रहे हो ना, फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट क्या हो गया समझ ही रहे हो, म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि कमेंट ऑन दी skewness and skewness and curtices of the distribution। है ना, तो मैंने आपको बताया है कि स्क्यूनेस जो है कैसे निकलता है, गामा 1 निकाल के, है ना, गामा 1 म्यू3 अपॉन या तो आप म्यू3 का स्क्वायर अपॉन म्यू2 का क्यूब करके अंडर रूट ले लो, या तो आप क्या कर सकते हो म्यू3 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बेसिकली क्या होता है, म्यू2 जो कि वेरिएंस उसका अंडर रूट होता है। तो गामा 1 बेसिकली निकालना है हमें, और कर्टेसिस जो है वो निकालना है, और फिर हमें कमेंट करना है ना। कर्टेसिस हमें बताना है कि ये पीकिंग बनेगा, है ना। बिना इसका इस डेटा का हमें ग्राफ बिना ग्राफ बनाए हम बता सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा उसका नेचर ऐसा पीकिंग होगा या तो फ्लैट वाला होगा, जस्ट फ्रॉम दी मैथमेटिकल मेजरमेंट। ठीक है, तो पहले कर्टेसिस निकालते हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है ना, तो हमें म्यू1 कितना दिया हुआ है, म्यू1 दिया हुआ है 0, म्यू2 दिया हुआ है 16, म्यू3 दिया हुआ है -36, है ना। और ये वाला डेटा मैं कर रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा तो म्यू4 दिया हुआ है 120। अब जो है कह रहा है कि स्क्यूनेस पे हमें कमेंट करना है। तो मैंने आपको क्या बोला, गामा 1 का फॉर्मूला म्यू3 अपॉन है ना। अब मैंने आपको बताया है कि सिग्मा जो होता है वो कुछ नहीं अंडर रूट ऑफ म्यू2 ही होता है। म्यू2 जो है वो क्या होता है, वेरिएंस। तो ये तो आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा कि अंडर रूट वेरिएंस से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। ये सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो म्यू2 कितना है जी, 16 है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, अंडर रूट 16 यानी कि 4। काफी सिंपल है। म्यू3 का वैल्यू कितना है, -36, और ये कितना है, सिग्मा 4 आ रहा है ना, तो 4 का क्यूब ले लो, क्योंकि 6।
सिग्मा क्यूब लेना है हमें, तो दिस विल बी माइनस 36 अपॉन 64, दिस विल बी माइनस 0.5625 है। तो ये तो हमने देख लिया कि जो है निगेटिवली स्क्यूड है ना, यानी कि आगे की तरफ झुका हुआ होगा। ये इसका जो ग्राफ बनेगा, स्क्यूनेस हमें क्या बताता है कि आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुका हुआ है ना। सो इससे तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हमें कर्टेसिस भी निकालना है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये इसका ग्राफ ज्यादा पहाड़ जैसा बनेगा या तो फिर फ्लैट बनेगा। तो उसका भी हम देख लेते हैं। अभी अभी मैंने लिखवाया है कर्टेसिस का फॉर्मूला। सो β2 क्या होता है, सॉरी μ4, β2 इज μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला भी लिखा है ना, β2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। अब μ4 कितना दिया हुआ है, 120, और μ2 स्क्वायर, तो μ2 कितना दिया हुआ है, 16 का स्क्वायर ले लो, तो दिस इज 120 अपॉन 144। ये कितना आ जाएगा, 0.469, है ना। 0.469 जो है वो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि 3 से कम है कि ज्यादा है, कम है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, फ्लैट बनेगा, है ना। दिस ग्राफ विल बी मोर फ्लैट, इट विल बी व्हाट, फ्लैटी कटी। यस Priyanjan? So how 16 of a square will be 144? Okay, it will be so yeah, I think 256. yeah, it will be 256, sorry, yes, now I think it's correct। हाँ, तभी इस केस में भी जो है वो 256 and this will be 0.469, ठीक है। सो अगेन 3 से कम है तो ऑब्वियसली इसका जो है गामा 2 भी निगेटिव ही आएगा, है ना, माइनस में ही आएगा। तो फ्लैटिक होगा इसका कर्व जो है, फ्लैट होगा नेचर में, है। तो ये तो मैंने आपको काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया जिसमें कि सब कुछ दिया हुआ है। आपको मोमेंट अबाउट मीन दिया हुआ था एंड आपको सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख के बताना था नेचर, ठीक है। बट एग्जाम में क्या होगा कि आपको जो है दीज थिंग्स यू माइट हैव टू कैलकुलेट, सो विल लुक एट एन एग्जांपल। और इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है वो आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं स्टार्ट करूंगा, वो मैं नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों ने जैसे बोला था कि जो है रिवीजन करना है, तो रिवीजन कर लेंगे। यस अभिमन्यु, इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। हाँ, ये तो मैं पूरा जो पढ़ा रहा हूँ वो तो मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि आज लास्ट टॉपिक है। तो आज जो प्रोटेक्शन से लेकर अभी तक जितना है बीटा 1 तक भेजे थे। हाँ, वहाँ क्योंकि ये टॉपिक बाकी था, अब हो जाएगा। ओके सर। यस सर। लास्ट वाला समझ में नहीं आया, 0.469 लेस देन 3 वो क्या है? हाँ, मैंने ये आपको बताया ना कि एक मेसोकर्टिक यानी कि जो नॉर्मल कर्व है जो कि ना तो पीकिंग हो और ना ही फ्लैट हो, उसका जो बीटा 2 आता है ना वो 3 आता है, ठीक है ना। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ बीटा 2 इज इक्वल टू 3। तो अगर 3 से ज्यादा है बीटा 2 तो इसका मतलब वो पीकिंग होगा, पहाड़ जैसा उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर 3 से कम है तो ज्यादा फ्लैट होगा, इट विल लुक लाइक अ नॉर्मल पीस ऑफ लैंड।
अगर मैं ज्योग्राफिकली कंपेयर हाँ करूँ तो हाँ सर, हाँ ठीक। तो हाँ इसीलिए सर मैंने ठीक है। बोला कि ये 3 से कम है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि जो है प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले हम लोग जो है पीएनसी और बाइनोमियल जो है रिवाइज कर लेंगे। आप लोगों ने बोला था, और प्रोबेबिलिटी भी समझने में हमें आसानी होगी उसके बाद। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो रिवाइज करेंगे। बट इन दिस क्लास जो वी टुक एन एग्जांपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस। एक क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। इसमें भी आपको कर्टिसिस और स्क्यूनेस निकालना है। So it says here is a frequency distribution distribution of the daily earnings of employees in a company. इस कंपनी में लोगों का डेली अर्निंग, डेली कंपनी को कितना पैसा देती है, उसका एक हमारे पास टेबल है, नोट करेंगे। So it's like this. Earning and then number of workers. तो अलग अलग अर्निंग का क्लास है, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 100, सॉरी 90 से 100 नहीं, 110 होगा, है ना। Then from 110 to 130, 130 to 150, 150 to 170 and 170 to 190। ठीक है। और नंबर ऑफ वर्कर जो है वो क्या आप समझ रहे हो ना, ये अर्निंग का क्लास है, यानी कि हम गिनने, हमारे पास गिनती दी हुई है कि कितने लोग जो है कंपनी में काम करते हैं, उनका सैलरी 50 से 70। तो मानिए कि किसी का सैलरी 66 है और एक और है उसका है जैसे 60, किसी का 56 है और किसी का 53 है। तो आप समझ रहे हो ये सबका 50 से 70 के बीच में है। तो नंबर ऑफ वर्कर जो है सिंपली हमें क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है उस क्लास की, हाउ मेनी पीपल आर देयर। तो 50 से 70 के बीच में कितने लोग हैं हमारे पास, 4, 70 to 90 लेट्स से 8, 90 to 110 12, 110 to 130 120, 130 to 150 140, 150 to 160 सॉरी 170, 160 लोग हैं। और 170 से 170 रुपए से 190 रुपए, सॉरी 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 I wrote some other data from some other table, sorry।
तो दिस इज 20। वही मुझे लगा कि अचानक से इतना कैसे बढ़ गया। सो 110 से 130 के बीच में कितने लोगों को सैलरी मिलती है पर डे? 20, है ना। 130 रुपए से 150 रुपए कितने लोगों को सैलरी मिलती है इसके बीच में? 6। और 150 से 170 के बीच में 7। और 170 से 190 लोग 170 से 190 रुपए कितने लोगों को सैलरी मिलती है? 3, है ना। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी अब आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। अब क्वेश्चन को हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, यानी देता हूँ। Question is asking you to calculate. I can write it. Below. It is asking you to calculate the first 4 moments about the point 120, है ना। समझ गए होगे। ए जो है 120 लेना है, about the point 120, convert the result into Sir, about moment. the 120 का mean? हाँ, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली वो अबाउट 120 मैंने आपको बताया था ना, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट इसके जो आएंगे उसमें 110 से 130 के बीच का जो है इसका मिड पॉइंट 120 आएगा, है ना। तो मैंने क्या बोला कि आर्बिट्ररी पॉइंट हम कोई भी उससे हम निकाल सकते हैं मोमेंट, और हम जो है मीन से भी मोमेंट निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो आर्बिट्ररी पॉइंट जहां से आपको निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब का अगर कंफ्यूजन आ रही है तो मैं लिख देता हूँ। अगर मैं मिड पॉइंट यानी कि x, तो 50 से 70 का क्या होगा? 60, 70 से 90 का 80, 90 से 110 का 100, 110 से 130 का 120, 130 120, 130 से 150 का 140, देन 160 होगा, है ना। 150 से 170 का मिड पॉइंट एंड 170 से 190 का 180। तो कह रहा है क्वेश्चन में बेसिकली कि ए जो है आपको ए 120 लेना है ना। आपको पहले ए निकालना है, ए का वैल्यू 120 लेना है, वहां से आपको मोमेंट निकालना है, एंड देन उसके बाद कन्वर्ट द रिजल्ट इनटू मोमेंट अबाउट द मीन, है ना। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश पता हो तो μ1 μ2 μ3 और μ4 कैसे निकालते हैं, है ना। एक क्वेश्चन भी हमने किया था इससे। एंड फाइनली कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गामा 1 एंड गामा 2 एंड comment on the result। ठीक है, तो मोमेंट्स वगैरह निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मूला क्या था, है ना। एफ डी स्क्वायर, एफ डी टू द पावर 4, एफ डी क्यू, एफ डी पावर 4, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमें टेबल में ये सारे कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे, है ना। यानी कि डी का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स माइनस ए अपॉन आई, ठीक है। तो आपको इस बार ए दिया हुआ है,
तो आपको x माइनस ए अपॉन आई करके जो है d निकालना है। फिर d और f का मल्टीप्लाई, d का स्क्वायर और f का मल्टीप्लाई, d का क्यूब f का मल्टीप्लाई और d टू द पावर 4 और f का मल्टीप्लाई, है ना। ये करके जो है हमें और कॉलम्स बनाने हैं। तो कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी तो फिर नॉर्मल फॉर्मूला पुट करना है, दैट यू कैन डू एंड वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट d। तो d क्या होता है मैंने आपको बताया, x माइनस, अच्छा a दिया हुआ है ना 120, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको a जो है 120 लेना है, तो x माइनस 120, i आपको दिख रहा होगा, है ना, 20 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस क्या है, 20 है। ये आ गया d। अब कुछ नहीं करना है, इसका प्रोडक्ट fd वो लिखना है, देन fd स्क्वायर, यानी कि दिस इंटू स्क्वायर ऑफ दिस, fd क्यूब मीन्स नंबर ऑफ वर्कर इंटू d का क्यूब कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम रो में, और fd टू दी पावर 4। कितना अगर हमें पता चल गया तो फिर हमें क्या करना होता है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना होता है, बाकी अपने आप आ जाता है। तो इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। सो d विल बी, d क्या है, x माइनस 120। अच्छा x यहाँ पे देखो 60 है ना, 60 में से 120 घटाओगे तो कितना बचेगा, -60, 60 माइनस 120 -60 आएगा ना, -60 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा, -3। सो ये आएगा -3। उसी तरीके से ये आएगा 80 है तो -2, ये आएगा -1, ये आएगा 0, ये आएगा 1, +1 कर देते हैं, +1 +2 और +3। fd, ये fd स्क्वायर है, नहीं सॉरी ये fd है, fd स्क्वायर से बदल। fd क्या होता है, d 4 इंटू -3, 4 इंटू -3 क्या होगा, -12, ठीक है, -2 इंटू 8 -16। इसी तरीके से ये इसको और इसको कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रोडक्ट करके लिखते हैं ना। सो दिस विल बी -12, दिस विल बी 0, दिस विल बी +6, 7 इंटू 2 14, 3 इंटू 3 9, fd स्क्वायर 36, 32, 12, 0, 6, 28 and 27। fd क्यूब -108, -64, -12, -0, +6, +56 and this will be +81। और fd टू द पावर 4 मतलब 4 इंटू इस -3 टू द पावर 4, 8 इंटू -2 टू द पावर 4 है ना। तो ये पावर 4 लेना है तो सारे वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, तो 324 आएगा, ये 128, दिस विल बी 12, this will be 0, then this will be 6, this will be 112, and this will be 243। और सिग्मा जो है नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी का समेशन क्या होता है, n होता है। n जो है वो कितना है, 8 4 12, 12 12 24, 24 और 20 44 और 6 50, 50 7 57, 57 और 3 60। n जो है वो आपका 60 आ गया। एंड fd, ये सबका सिग्मा भी हमें नोट करना होता है। तो सिग्मा समेशन ऑफ fd कितना आ रहा है, ये आएगा -11, है ना। इसको सम टोटल करोगे तो सिग्मा fd है ये। इसी तरीके से सिग्मा fd स्क्वायर जो है वो आएगा, यानी कि इन सब को जोड़ोगे तो आता है 141।
sigma s d cube minus 41 and sigma s d to the power 4 is 825, है ना? यानी कि इन सबको जोड़ के 825 आएगा, इन सबको जोड़ के -41। ठीक है, तो अभी हमने पूरा हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया है। आपको सारा फॉर्मूला पता है, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। और ये मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है अभी शेयर कर दूंगा एंड नेक्स्ट क्लास में इसको हम कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि वैल्यू रखना है सर, यस। हाँ ये जो आप लिखते हैं सर, क्या चीज पे लिखते हैं? पैड पे? हाँ पैड पे। सर बहुत गंदा हैंडराइटिंग रहता है, मतलब समझ हाँ नहीं आता है। ये फिसलता है एक्चुअली, मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है बिकॉज द टिप इज नॉट सो गुड। आई गो एंड एक्सचेंज विद सम अदर दिस थिंग बिकॉज यस सर, आई बहुत आल्सो। जरूरी है सर चेंज करना, मतलब समझ नहीं आता है, मेरे जैसा हैंडराइटिंग हो गया है। ओके ओके, सो मैं और अभी शायद फैकल्टीज को जाना ही है वहाँ से, तो आई विल एक्सचेंज सम अदर पैड, आई विल टेक, बिकॉज कई बार मुझे इरेज करना पड़ता है बिकॉज फिसल जाता है, इसका टिप बहुत पुराना है, सम अदर वेरी ओल्ड पेन इट सीम्स। ओके, सो I'll be taking attendance, do not disconnect. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको करने की कोशिश करिए, मैं शेयर कर दूंगा लास्ट क्लास के आगे से।